हेलो ब्यूटीफुल, इट्स योर स्नेहा। आज की वीडियो में मैं फाइनली द मुगल मिनिएचर स्कूल ऑफ पेंटिंग का लास्ट पार्ट लेके आई हूँ, जो कि यहाँ पे हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद कुछ पेंटिंग्स गिवन है इस चैप्टर के बाद, तो अगर आपको उसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट डाउन कीजिएगा। मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। अगर आप मेरी फैमिली के मेंबर पार्ट नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली के मेंबर पार्ट बन जाइए। वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि कोई आप इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना कर दें। अगर आपको कोई क्वेरी है या डाउट है तो किसी चैप्टर में, तो आप मेरे से कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी पे आप मेरे को वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। कोई इमेजेस जिसमें आपको डाउट आ रहा है उस इमेज को शेयर कर दीजिएगा। वहाँ से मैं आपको मीनिंग्स बता दूंगी कि इसका मतलब क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सीयूटी में। जैसे कि आपको पता है कि 45 डेज के बाद फाइनली सीयूटी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा फाइन आर्ट का, तो वहाँ पे मैं आपको क्लियरिटी भी बता दूंगी कि यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है। चलो फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स जस्ट स्टार्टेड। क्या आप जानते हो कि एक मुगल प्रिंस ऐसा था जो कि किंग कम और फिलोसोफर ज्यादा था? आज हम दारा शिको और उनकी फेमस पेंटिंग को डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है? तो ये जो है पेज नंबर 46 पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ विद लाइन बाय लाइन डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। मुगल पेंटिंग में रॉयल लाइफ, हिस्टोरिकल इवेंट और स्पिरिचुअल सब्जेक्ट को दिखाने के लिए बहुत ही एडवांस और प्लान्ड कंपोजिशन यूज किया जाता था। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में अलग अलग आर्ट ट्रेडिशन को मिक्स करके एक रिच और यूनिक स्टाइल डेवलप किया जाता था। ये स्टाइल इतना फेमस हो गया कि उस टाइम के यूरोपियन आर्टिस्ट भी इससे इंस्पायर होने लग गए। फेमस पेंटर रेम्ब्रांड्ट भी मुगल पेंटिंग में काफी इन्फ्लुएंस थे। रेम्ब्रांड्ट जो है आप प्लीज मार्क कर लीजिएगा, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये जो थे यूरोपियन के फेमस पेंटर थे, आप लोग याद रखना, जो कि मुगल स्टाइल से इन्फ्लुएंस हो गए थे। बहुत ही वो होता है ना, इंस्पायर हो जाना वो। तो जो फेमस पेंटर रेम्ब्रांडिट थे, यूरोपियन के आर्टिस्ट, उन्होंने इंडियन ड्राइंग को स्टडी किया ताकि वो फाइन और डेलिकेट लाइंस बनाना सीख सकें। इससे ये प्रूव होता है कि मुगल मिनिएचर पेंटिंग का वर्ल्ड आर्ट में बहुत ही हाई स्टेटस था। पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा स्टेटस था, सबसे हाई स्टेटस था। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, द लेजिटिमेट से लेकर मुगल एम्पायर बैक ऑन द ट्रैक तक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। शाहजहां के बेटे दारा शिको असली वारिस थे, लेकिन उन्हें ना एम्पायर मिला और ना ही जीने दिया गया। शाहजहां जो हैं जहांगीर के बेटे थे, और शाहजहां के बेटे जो हैं वो दारा शिको हैं, जो उन्हें एम्पायर की लाइफ भी नहीं जीने दिया और नॉर्मल लाइफ भी नहीं जीने दिया। दारा शिको एक लिबरल और ओपन माइंडेड पर्सन टाइप के थे, मुगल प्रिंस थे, जो कि ट्रेडिशनल सोच से अलग थे। मतलब वो थोड़ी मॉडर्निटी के टाइप के थे। कंजर्वेटिव एक होता है जो पुराने जमाने की थिंकिंग रखते हैं, और एक होता है मॉडर्निटी जिनकी सोशल आउटलुक चेंज हो जाती है। तो शाहजहां के जो बेटे, शाहजहां का बचपन का नाम प्रिंस खुरम था और उनका शाहजहां है। फिर जब उनका पुत्र होता है जिनका नाम दारा शिको पड़ता है, उन्हें जो उनका जो प्रिंस था, उनका जो बेटा था शाहजहां का, दारा शिको, उन्हें सूफीज्म और वेदांता में डीप इंटरेस्ट था। सूफीज्म मतलब इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी एंड वेदांता का मतलब हिंदू फिलोसफी। उनकी जो पर्सनालिटी थी ना, वो इतनी यूनिक थी कि उन्हें एक पेंटिंग में हमेशा के लिए इमोर्टलाइज कर दिया गया। इमोर्टलाइज का मतलब है कि किसी इंसान को पेंटिंग या किसी चीज के ऊपर बना देना ताकि वो जिंदगी भर के लिए अमर रहे, मरने के बाद भी उसको लोग याद करें, उसको बोलते हैं इमोर्टल या इमोर्टलाइज। अब यहाँ पे पेज नंबर 46 पे आपको नीचे पेंटिंग दिख रहा होगा, सामने पेंटिंग है, वहां पे एक पेंटिंग गिवन है, दारा शिको विथ शेक्स इन अ गार्डन। शेख का मतलब होता है साधु संत। दारा जो है वो अपनी प्रजा में काफी पॉपुलर और लव्ड पर्सनालिटी थे। वो एक स्कॉलर थे जो कि संस्कृत जैसी लैंग्वेज जानते थे। उनकी इस पेंटिंग में
जो मेन फोकस है वो दारा को एक ज्ञानी और एक थिंकर के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि दारा जो थे वो सोशल आउटलुक के थे, मतलब ओपन माइंडेड के थे, इसलिए उनको मेन फोकस इस पेंटिंग में ज्ञानी और थिंकर के रूप में दिखाते हैं दारा शिकोह को, जो कि प्रिंस खुरम के बेटे थे, शाहजहां के बेटे। दारा जो थे वो एक पोइट और एक आर्ट लवर थे। आर्ट लवर को इंग्लिश में कॉनिश्योर भी बोलते हैं। दारा शिकोह ने अपनी वाइफ के लिए एक स्पेशल पेंटिंग एल्बम भी बनवाया था गिफ्ट के रूप में, लेकिन उनकी फिलोसफी और लिटरेचर में इंटरेस्ट को लोगों ने गलत समझा। मतलब वो जिस चीज में ज्यादा फिलोसफी और लिटरेचर में इंटरेस्ट दिखाते थे, वही उनके दरबार के लोगों ने गलत समझ लिया। लोगों को लगा कि वो एक वीक और सबमिसिव हैं। अब जैसे कि दारा को उनका पैशन था लिटरेचर और फिलोसफी में, ड्यू टू विच जो उनके दरबार के लोग थे उन्होंने मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। सबमिसिव मतलब होता है विनम्र। तो उन लोग को लगता है कि दरबार के लोगों को लगता है कि जो दारा है वो बहुत ही सबमिसिव है, विनम्र है, मतलब एक टाइम का हम्बल, और बहुत ही वीक है, कमजोर है। उन्हें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्ट्रांग और कैपेबल नहीं माना गया, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत ही कमजोर है, विनम्र है, बहुत शांतिपूर्वक इंसान है जो ज्यादा बोलते नहीं है। तो इसलिए उन्हें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी स्ट्रांग और कैपेबल नहीं मानते थे। उनके भाई औरंगजेब के अपोजिट दारा के अप्रोच इंक्लूसिव और फिलोसफिकल था। मतलब इसमें बोल रहे हैं ना कि जो शाहजहां थे उनके दो बेटे थे, औरंगजेब एंड ये दारा शिकोह। बेसिकली शाहजहां के चार पुत्र थे, चार बेटे थे, जिनका नाम दारा शिकोह था, एक शाह शुजा था, शुजा के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, और एक औरंगजेब था, और एक मुराद बख्श था। टोटल चार पुत्र थे, जिसमें से अभी हम जो पढ़ रहे हैं दारा शिकोह के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमने शाह शुजा के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे वीडियोज का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट तीनों का लिंक गिवन है। तो जो दारा शिकोह के भाई थे औरंगजेब, वो बहुत ही अपोजिट थे, मतलब उनका अप्रोच बिल्कुल इंक्लूसिव था और फिलोसफिकल था, दारा से बिल्कुल अलग था। अब जो लास्ट पैराग्राफ है इन द वॉर ऑफ सेसेशन, मैं उसका एक्सप्लेन करती हूँ। शाहजहां के टाइम पर गद्दी के लिए वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, मतलब लड़ाई हुई थी। इस वॉर में दारा शिकोह को औरंगजेब ने हरा दिया। बताओ, पुराने जमाने में लोग अपने ही भाई को हरा देते थे किसी चीज को कब्जा करने के लिए। सोच, लोग अपने भाई को ही जान पर मार देते थे। तो इसमें बता रहे हैं ना कि इस लड़ाई में दारा शिकोह को हरा दिया था औरंगजेब ने। उसके बाद औरंगजेब जो है पावर में आया। औरंगजेब ने मुगल एम्पायर को फिर से स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। उन्होंने स्पेशली डिक्कन रीजन में कैंपेन्स और कंक्वेस्ट किया। कैंपेन मतलब खबरें फैलाना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना। इस तरह मुगल पेंटिंग सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि उस टाइम की पॉलिटिक्स, कल्चर एंड पर्सनालिटी का भी रिफ्लेक्शन था। तो हमारा ये यहाँ पे जो पेंटिंग गिवन है दारा शिकोह विथ शेड्स इन अ गार्डन, यहाँ पे कोई डेट वगैरह नहीं लिखा है, बस इसमें ये लिखा है कि अर्ली 17th सेंचुरी में पेंटिंग बनाई गई थी और ये चेस्टर ब्यूटी लाइब्रेरी डबलिन में रखा गया है। यहाँ पर आर्टिस्ट का नाम भी नहीं दिया है कि किसने बनाया है, तो आपको डेट और आर्टिस्ट का नेम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप 17th सेंचुरी याद कर लेना, अर्ली 17th सेंचुरी। ये पेंटिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम पेज नंबर 47 पे आते हैं, जहाँ पर लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये पेंटिंग्स का एक्सप्लेनेशन दे दी थी कि इसमें क्या हो रहा है। इस पेंटिंग में एक गार्डन सेटिंग दिखाई गई है, जहाँ पे नेचर, पीस और स्पिरिचुअलिटी मतलब शांतिपूर्वक का इन्वायरमेंट है। ये टाइपिकल मुगल मिनिएचर स्टाइल है, जिसमें हर चीज डिटेल्स में बनी होती है। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो दारा शिकोह है, सेंटर में बैठा हुआ इंसान दारा शिकोह है। उन्हें एक सिंपल और काम पोस्चर में दिखाया गया, जो उनकी स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी को शो करता है। वो किसी किंग की तरह नहीं बल्कि एक स्कॉलर और थिंकर की तरह अपीयर होते हैं। दारा शिकोह के अराउंड चेज मतलब जो ऋषिक वगैरह होते हैं ना, साधु संत, वो बैठे हुए हैं। ये लोग डिस्कशन या फिर स्पिरिचुअल बातचीत कर रहे हैं। स्पिरिचुअल मतलब होता है शांतिपूर्वक बातें कर रहे हैं, और इससे ये शो होता है कि दारा को नॉलेज और स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट था, ना कि सिर्फ पावर में। और वही दूसरी तरफ जो औरंगजेब था उसका भाई, उसने उसको हरा दिया था, आपको मैंने बताया था।
दारा का जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल काम है, जैसे कि वो सीख रहे हो या कुछ डिस्कशन में इन्वॉल्व हो। कुछ लोग हाथ में किताब या गेस्चर कर रहे हैं, इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है। पीछे गार्डन ट्रीज और आर्किटेक्चर दिख रहा है। नेचर को यूज पीसफुल और डिवाइन इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए किया गया है। मुगल पेंटिंग्स में गार्डन का मतलब होता है हेवन लाइक सेटिंग, मतलब एकदम जन्नत कॉन्सेप्ट को दिखाया गया, एकदम शांतिपूर्वक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट। पेंटिंग्स में अलग-अलग लोग डिफरेंट पोजीशन में बैठे हैं, कोई नीचे कोई साइड में, और ये कोई हायरार्की नहीं बल्कि एक गैदरिंग ऑफ नॉलेज सीकर्स को शो करता है। सबका फोकस डारा और डिस्कशन पर है। ब्राइट और सॉफ्ट कलर का यूज किया गया है, जैसे ग्रीन ऑरेंज वाइट, फाइन डिटेलिंग और क्लीन लाइंस है। मुगल मिनिएचर पेंटिंग की स्पेशल फीचर्स है फाइन डिटेलिंग। हर फिगर क्लियरली डिफाइंड है, कोई भी रैंडम या रफ नहीं लगता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ मैं आप व्यू से बताती हूँ कि क्या बन सकता है क्वेश्चन इसमें। आंसर एक आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। ये पेंटिंग जो है दारा शिकोह को एक आइडियल रूलर नहीं बल्कि एक आइडियल थिंकर के रूप में दिखाया गया है। इसमें हिंदू और मुस्लिम कल्चर का मिक्स है जो कि इंक्लूसिव आइडियोलॉजी को शो करता है। ये उनके सूफी और वेदांतिक इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। आप लोग याद रखना कि जो दारा थे उनको सूफी और वेदांतिक में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब यहाँ पे हिज फोकस से लेकर मैं आपको जो लेटर मुगल पेंटिंग का जो पूरा पैराग्राफ है टू देयर कोड एक्सप्लेन करती हूँ अलॉन्ग विथ पिक्चर डिटेल्स। इसका मतलब ये है कि जो रूलर्स का मेन फोकस था वो मुगल एम्पायर को बड़ा कर बनाना था, मतलब मुगल एम्पायर को बहुत बड़ा कब्जा कराना, और वो चाहता था कि पूरा एम्पायर उसके अंदर एकजुट रहे, जुड़े हुए सब लोग रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि औरंगजेब ने पेंटिंग को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना दारा शिकोह ने किया था। मुगल पेंटिंग वर्कशॉप एटलीयर को इम्प्रूव करने में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया था औरंगजेब ने, और जो रॉयल पेंटिंग वर्कशॉप थी वो तुरंत बंद नहीं हुई थी, बल्कि वो आगे भी सुंदर पेंटिंग बनाती रही। भले ही औरंगजेब ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहां के जो लोग थे एकजुट होके जो रह रहे थे उन्होंने पेंटिंग्स को कंटिन्यू किया, भले ही औरंगजेब ने ध्यान ना दिया हो, इन सब चीजों पे इंटरेस्ट ना दिखाया हो। अब जब धीरे धीरे रूलर्स का सपोर्ट कम होने लगा, इसी वजह से जो टैलेंटेड आर्टिस्ट मुगल थे वो कोर्ट छोड़ने लग गए, क्योंकि औरंगजेब ध्यान नहीं दे रहे थे। तो धीरे धीरे एक लिमिट होती है ना इंसान की कि वो कितना तक चाहेगा। तब मुगल इन्फ्लुएंस जो मुगल रूलर्स है औरंगजेब वही ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो आर्टिस्ट क्या ही इंटरेस्ट दिखाएगा। वो सोचेगा कि मेरा बेफालतू में मेहनत बर्बाद हो रहा है, इससे अच्छा मैं कोर्ट छोड़ के चले जाता हूँ। कोर्ट मतलब जहाँ पे वर्कशॉप में लोग काम करते हैं, कोर्ट एटिलियर्स में, वहां पे वो लोग मुगल आर्टिस्ट जो है रूलर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, रूलर्स का सपोर्ट, तो फिर वो छोड़ने लगते हैं और उन्हें छोटे शहरों या प्रोविंस का रूलर ने वेलकम किया जो छोड़ के चले गए थे आर्टिस्ट। अब जो आर्टिस्ट है उन्होंने मुगल किंग को कॉपी करने की कोशिश करने लग गए, मतलब जहाँ गए थे वो लोग वहां पे अब फिर से उनकी कॉपी करने लग गए। जो पहले औरंगजेब के यहाँ से पेंटिंग बनाते थे उसी का कॉपी करने लग गए थे। वो पेंटिंग्स में अपनी शान और पावर को दिखाना चाहते थे और अपनी फैमिली मतलब डायनेस्टी और कोर्ट के इवेंट को पेंटिंग्स में दिखाते थे आर्टिस्ट वगैरह। अब यहाँ पे पेंटिंग गिवन है बहादुर शाह जफर की। इसमें मैं बताती हूँ कि क्या बोल रहे हैं। ये पेंटिंग एक मुगल किंग बहादुर शाह जफर को दिखाता है। किंग सेंटर में थ्रोन के ऊपर बैठा है, मतलब उत्तराधिकारी क्या बोलते हैं जो शेयर पे बैठते हैं, राजगद्दी, उसके ऊपर बैठा हुआ है और सेंटर में बैठे हैं और आसपास उसके खड़े हैं लोग, और रॉयल कोर्ट को सीन को दिखा रहा है। सबका कपड़ा डिश और डिटेल्स में बना हुआ है। मुगल आर्ट की खासियत जो आपको पता है फाइन डिटेलिंग वो भी इंक्लूड है। बैकग्राउंड डिजाइन और पैटर्न्स लग्जरी और रॉयल लाइफ स्टाइल को दिखाते हैं। तो ऑडियंस में आप लोग से यही बोलना चाहूंगी, इस तरह लेटर मुगल पीरियड में पेंटिंग्स कंटिन्यू रही, लेकिन आर्टिस्ट ने अलग अलग जगह जाकर नए स्टाइल डेवलप करने लग गए। क्योंकि औरंगजेब ने उनका सपोर्ट नहीं किया तो वो धीरे धीरे कोर्ट को छोड़ने लग गए, अलग अलग जगह जाके काम करने लग गए, जिसकी वजह से जो उनका स्टाइल था, जो शैली था, वो कॉपी करने लग गए थे और नया नया स्टाइल डेवलप होने लग गया था। अब पेज नंबर 48 पे आते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक बार पेंटिंग्स का जो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है बुक में, मैं इसको बताती हूँ क्या है। बहादुर शाह जफर को बीच में थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ दिखाया है और ये पेंटिंग 1838 में बनी हुई थी, और ये पेंटिंग जो है फॉग म्यूजियम ऑफ आर्ट कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में रखा हुआ है। यहाँ पे आर्टिस्ट का नेम मेंशन नहीं है, बस डेट और कलेक्शन का वो जो है कोट मेंशन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, मैं उसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जो मुगल रूलर्स होते थे जैसे मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम टू,
बहादुर शाह जफर के टाइम पर कुछ बहुत अच्छी पेंटिंग्स भी बनी थी। ये पेंटिंग्स मुगल आर्ट के लास्ट चमक मतलब एंडिंग फेज की तरह थी, जैसे बुझती हुई कैंडल की लाइट, लास्ट लाइट होती है। जैसे कैंडल बुझता है ना, जब हवा लगता है तो कैंडल बुझ जाता है, उसका आग चला जाता है, आग बुझ जाता है। तो वही ये पेंटिंग जो है लास्ट एंडिंग फेज था पेंटिंग का। मुगल ऑफ स्कूल मिनिएचर पेंटिंग का पूरे वर्ल्ड में ये लास्ट फेज था। बहादुर शाह जफर की एक पेंटिंग जो है 1838 की है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था रिसेंटली पेंटिंग्स में। ये पेंटिंग उसके बुरमा भेजे जाने से लगभग 20 साल पहले बनाई गई थी। बुरमा जो है एक जगह का नाम है, वहां पे भेजने भेजने से पहले पेंटिंग जो है लगभग 20 साल पहले बनाई गई थी। ब्रिटिश ने इंश्योर कर लिया था कि दिल्ली के आसपास मुगल पावर का कोई रूलर्स ना रहे। मतलब आपको पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कब्जा किए थे, तो वो चाह रहे थे कि ना कि हमारी जो पेंटिंग्स है सब बर्बाद हो जाए, सब खत्म हो जाए। अब ये सब 1857 के रिवॉल्ट के फेल होने के बाद ही हुआ था। मतलब शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर था। आप लोग याद रखना, क्वेश्चन में सीयूटी में पूछ सकता है कि लास्ट मुगल एम्परर कौन था और स्टार्टिंग की मुगल एम्परर कौन था। तो स्टार्टिंग के जो मुगल एम्परर थे उनका नाम है बाबर, और जो लास्ट मुगल एम्परर थे उनका नाम है बहादुर शाह जफर। मतलब यहाँ पे कहानी अब खत्म होने वाली है मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का। वो सिर्फ एक रूलर नहीं थे, हम बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे। वो सिर्फ एक रूलर्स नहीं बल्कि एक पोएट, स्कॉलर और एक आर्ट का एक्सपर्ट भी था। उन्हें नए पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो गए थे। अब मैं कुछ सिचुएशन बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ जब लास्ट फेज आया मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का। तो क्या क्या कंडीशंस हुई, क्या क्या फेस करना पड़ा प्रॉब्लम्स को। नए पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीति चेंज हो गए थे। छोटे किंगडम जो है वो अनस्टेबल हो गए और ब्रिटिश की पावर बढ़ती जा रही थी। ब्रिटिश जो है धीरे धीरे कब्जा करने लग गए थे। इस वजह से इंडिया की आर्ट भी चेंज हो गई। पेंटर्स ने अपनी स्टाइल बदली ताकि नए कस्टमर को पसंद आए। कस्टमर को हम आर्ट के इस रूप में हम पैट्रॉन्स बोलते हैं। उन्होंने अपने सब्जेक्ट, स्टाइल और प्रेजेंटेशन भी चेंज किया। आर्टिस्ट जो वगैरह वहाँ पे थे। धीरे धीरे मुगल स्टाइल दूसरे स्टाइल में मिक्स हो गया। ये प्रोविंशियल और कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग स्टाइल में कन्वर्ट हो गया, जो कि हम मॉडर्न आर्ट भी बोलते हैं इसको। मुगल पेंटिंग ज्यादातर बुक्स और एल्बम के पार्ट का होता था। बुक्स को हम फाइन आर्ट के रूप में हम मैन्युस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, और एल्बम्स का पार्ट होता था जो मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग होती थी। अब यहाँ पे हम प्रोसेस ऑफ मुगल पेंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ उसका एक्सप्लेन दे रही हूँ मैं। पेंटिंग और टेक्स्ट एक ही पेज पर होते थे। हैंडमेड पेपर का यूज होता था। पेपर को बुक के साइज के हिसाब से कट किया जाता था, और जो आर्टिस्ट होते थे आर्टिस्ट के लिए जगह छोड़ी जाती थी। मतलब बुक में छोटा सा स्पेस छोड़ा जाता था। आर्टिस्ट वहां पर पेंटिंग बनाने लग गए थे। मतलब समझ लो कि एक पेज लिया, वहां पे छोटा सा गैप छोड़ा, सो दैट जो आर्टिस्ट हैं वो अपना पेंटिंग बना सके, और बाकी जो पेज बचा है उसमें वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, ब्रिटिशर्स वगैरह। लाइन्स ड्रॉ करके टेक्स्ट लिखा जाता था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे। अब जब राइटिंग कंप्लीट हो जाती थी तो फिर आर्टिस्ट को दिया जाता था। आर्टिस्ट टेक्स्ट का सिंपल विजुअल फॉर्म बनाता था। जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, उसी को विजुअल फॉर्म में बनाता था। ड्राइंग और पेंटिंग बनाते थे उसी को देख के। और आर्टिस्ट पहले लेआउट बनाते थे, फिर पोर्ट्रेट बनाता था। लेआउट मतलब रफ स्केच बनाते थे, फिर पोर्ट्रेट बनाते थे, मतलब फेस का ड्राइंग बनाते थे। लास्ट में कलरिंग होती थी। उसके बाद अब मैं आपको लास्ट पैराग्राफ कलर एंड टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग का एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मतलब कि उस टाइम पे कलर और टेक्निक का क्या क्या यूज होता था। वर्कशॉप के जो पेंटर्स होते थे वो खुद ही कलर बनाना जानते थे, नेचुरल कलर का यूज करते थे। पेंटिंग जो होती थी वो हैंडमेड पेपर के ऊपर बनाया जाती थी, और जो कलर होते थे वो थिक और सॉलिड होते थे, ट्रांसपेरेंट नहीं होते थे। कलर्स नेचर और से लिया जाता था, जैसे प्लांट, मिनरल्स, ये सब चीजों से लिया जाता था। उन्हें पीस कर मिक्स किया जाता था। पीस के मतलब जो ये हमने फ्लावर्स, प्लांट, मिनरल्स लिया उसको पीस दिया और उसको मिक्स करते थे। डिफरेंट टाइप्स का ब्रश यूज होता था। ब्रश जैसे लाइक स्क्वायरल, गिलहरी के बाल का यूज होना, या फिर जो बिल्ली के बाल होते हैं, बिल्ली के बच्चे के बाल जो होते हैं उसका हेयर से बनाते थे। और पेंटिंग्स एक टीम वर्क होता था जिसमें सब लोग मिलके काम करते थे। कई आर्टिस्ट मिलकर काम करते थे। कुछ लोग ड्राइंग करते थे, कुछ लोग कलर पैलेट बनाते थे, कुछ लोग कलर बनाते थे, कुछ लोग फिल करते थे, कुछ लोग ब्रश बनाते थे। सबका अलग अलग काम था वर्कशॉप के अंदर।
तो हमारा इस पेज 48 नंबर का पेज नंबर 48 का मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैं 49 पे बताती हूँ कि आगे क्या गिवन है। एंड एडिंग डिटेल्स को लेकर मैं आपको पूरा टू अ पेंटिंग तक एक्सप्लेन करूंगी। और जो प्रोजेक्ट फॉर स्टूडेंट दिया है वो हमारे सीयूटी की तरफ से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। पेंटिंग्स में जो डिटेल्स ऐड करनी होती थी वो अलग अलग आर्टिस्ट में बनती जाती थी। मतलब वो लोग ना अलग अलग आर्टिस्ट लोग मिलके अपने अपने हिसाब से डिटेल्स फिल करते थे पेंटिंग्स में। कभी कभी एक ही आर्टिस्ट पूरा पेंटिंग बना देता था, लेकिन कभी कभी अलग अलग आर्टिस्ट मिलकर पेंटिंग बनाते थे। एक पेंटिंग को अलग अलग आर्टिस्ट मिलकर बनाते थे। अर्ली मुगल पीरियड में जो पेंटिंग बनी थी वो टीम वर्क की रिजल्ट होती थी। मतलब पूरे टीम वर्क लोग मिलकर बनाते थे, तभी वो मुगल पीरियड में पेंटिंग जो बनती थी बहुत ही अच्छी और यूनिक और फाइननेस के साथ नजर आती थी। हर आर्टिस्ट अपने स्किल्स के हिसाब से काम करता था। हर आर्टिस्ट पेंटिंग का एक स्पेसिफिक पार्ट बनाता था। जो काम उससे अच्छा आता था वो उसको दिया जाता था करने के लिए। और रिकॉर्ड से पता चलता है कि आर्टिस्ट को रिवॉर्ड भी मिलता था। रिकॉर्ड मतलब एविडेंस, कुछ सबूत भी है जिसमें पता चलता है कि वहाँ उस टाइम पे जो मुगल पीरियड में आर्टिस्ट काम करते थे उनको गिफ्ट भी मिलता था, रिवॉर्ड भी मिलता था, प्राइज भी मिलता था। और उनकी सैलरी उनके काम के हिसाब से बढ़ाई जाती थी। जो जैसा वो काम करते थे उसी टाइप के रूलर्स जो होते थे, मुगल रूलर्स, राजा महाराजा, उसी के हिसाब से सैलरी भी देते थे। जो फेमस आर्टिस्ट थे उनके नाम रिकॉर्ड में मिलते हैं, जैसे हम एविडेंस में पता कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि उनका रॉयल वर्कशॉप में क्या स्टेटस था, आर्टिस्ट लोगों का क्या स्टेटस था। जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाती थी तो अगेट एक स्टोन है, आप लोग मार्क कर लो गाइस, प्लीज मार्क कर लो। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीयूटी में आ सकता है। अगेट एक स्टोन है जो कि पेंटिंग्स को पॉलिश किया जाता था। अगेट आप लोग मार्क कर लो, एक स्टोन है जिसमें पेंटिंग्स को शाइन देने के लिए, पॉलिश देने के लिए उस पत्थर का यूज किया जाता था। गेट भी मार्क कर लेना और एक जैम स्टोन दिया है उसको भी मार्क कर लेना। वॉश यूज टू बर्निश द वर्क, बर्निश मतलब एकदम फिनिशिंग देना। टू सेट द कलर एंड गिव डिजायर रेडियंस, रेडियंस मतलब ब्राइटनेस। उस चीज में ऐड करने के लिए अगेट और जैम स्टोन का पत्थर यूज करते थे। और इससे जो है जब वो यूज करते थे तो इससे कलर जो है फिक्स हो जाते थे, सही हो जाते थे और पेंटिंग में चमकदारी आ जाती थी। मतलब चमकदार टाइप का फिनिशिंग आ जाता था। कुछ कलर्स नेचुरल सोर्सेस से मिलते थे, जैसे लाल रंग जो है वर्मिलियन सिन्नाबार से मिलता था, सिन्नाबार से बनता था लाल रंग। आप लोग प्लीज गाइस मैच कर लो, मतलब मार्क कर लो जो मैं आपको बता रही हूँ। रेड वाला कलर है वर्मिलियन फ्रॉम सिन्नाबार। आप लोग ये मार्क कर लो कि सिन्नाबार से वर्मिलियन कलर मिलता था। वर्मिलियन को ही हम रेड कलर बोलते हैं। और जो अल्ट्रा मैरिन ब्लू कलर है उसको लैपिस लाजुली से मिलता था, वो भी मार्क कर लो। गाइस ये सीयूटी में क्वेश्चन आ सकता है कि अल्ट्रा मैरिन कलर जो है या फिर वर्मिलियन कलर जो है वो कौन कौन सी चीजों से मिलता था मुगल पीरियड में, तो आप लोग ये मार्क कर लेना। और जो ब्राइट येलो कलर है वो ऑर्पिमेंट से मिलता था। और बाकी और जो व्हाइट कलर के शेल होते थे उसको पीस के बनाया जाता था। मतलब जो शेल नहीं होते हैं उसी को पीस के व्हाइट कलर बनाया जाता था। तो लिखा हुआ है शेल ग्राउंडेड फॉर मेकिंग व्हाइट, ग्राउंडेड मतलब पीसना। और गोल्डन एंड सिल्वर का पाउडर भी यूज करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर में कंप्लीट होने के बाद मुगल पीरियड में बॉर्डर में पेंटिंग्स के आसपास गोल्डन एंड सिल्वर कलर का यूज करते थे, सो दैट वो रिच वाला लुक दिखा सके। और यही सब का यूज करके वो पेंटिंग बनाते थे ताकि पेंटिंग रिच और अट्रैक्टिव लगे। बस यहीं तक था हमारा पूरा मुगल स्कूल ऑफ पीरियड ऑफ पेंटिंग, जो भी है मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। हमारा फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपको आगे का पेंटिंग जो गिवन है मुगल पीरियड उसके रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे को कमेंट डाउन कीजिए, ताकि मैं आपकी डिजायर्ड को पहचान सकूं कि आपको क्या क्या वीडियोज की जरूरत है। मैं पेज नंबर 50, 51 एंड 52, 53 सारे चैप्टर जो भी मतलब सारे पेंटिंग्स यहाँ पे गिवन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय क्यूटी।